दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एक ज़माने में कहा जाता था कि ब्रिटिशर्स के ऊपर कभी सूर्यास्त नहीं होता है, उनके एम्पायर के ऊपर सूर्यास्त नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका जो साम्राज्य है, वो हर जगह फैला हुआ था, हर जगह उनकी कॉलोनीज़ थी। फिर एक दौर आता है जहाँ पर डीकोलोनाइज़ेशन की शुरुआत होती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इतना बड़ा साम्राज्य जो फैला हुआ था, जो कॉलोनीज़ यहाँ पर फैली हुई थी, वो डीकोलोनाइज़ेशन की तरफ बढ़ती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं इस वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज़ को। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो विस्तार है एम्पायर का वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था, कॉलोनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी और ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि कॉलोनाइजेशन क्यों हो रही थी। देन उसके बाद एक एरा आता है जहाँ पर डीकॉलोनाइजेशन की शुरुआत होती है। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या रीजंस थे, उसी के साथ साथ किस फेज में डीकॉलोनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, इंडिया का रोल उसमें क्या था, और देन फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ, जिससे कि प्रीलिम्स हो मेंस हो आप इजीली इसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। अब वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने अगर एम एम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं, यूपीएससी के लिए, बाकी स्टेट पीएसएस के लिए। यहाँ पर आपको जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। खास है यहाँ पर आपको पर्सनल कोच, क्रिएटिव लेक्चर, कंसाइज नोट्स एंड डाउट क्लियरेंस सभी देखने को मिलता है। जैसे हम जिम जाते हैं तो जिम में पर्सनल ट्रेनर का रहना बहुत ज़रूरी है, पर्सनल कोच का रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप सही से एक्सरसाइज नहीं करोगे और लॉन्ग टर्म इंजरी हो सकती है। वैसे ही यहाँ पर जब आप ड्रीम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो तो हम सबको पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये नहीं पता। और यही यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करो, आपके ड्रीम्स के साथ खिलवाड़ ना करो और आपको लॉन्ग टर्म इंजरी ना हो। तो सब कुछ यहाँ पर मिलता है हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोवेस्ट प्राइजेस में। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे आपको जो कोर्सेस है वो देखने को मिल रहे हैं। तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोवेस्ट प्राइस में पाने के लिए डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है। अब यहाँ पर डीकोलोनाइजेशन जब हम देखें तो एक कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस है जिससे जो कॉलोनीज स्थापित की गई थी। कॉलोनीज मतलब क्या? मतलब जो रूल किया जा रहा था एक देश के द्वारा किसी और देश पर, उसे यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। मतलब जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है उनका जो राज चल रहा था इंडिया पर, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो कैसे इंडिया पर ही राज चल रहा था? जी नहीं, ऐसे बहुत सारे देश थे जहाँ पर जो अंग्रेज है, बाकी लोग हैं, उनका साम्राज्य यहाँ पर बना हुआ था, रूल कर रहे थे यूरोपियन पावर्स के द्वारा, और वो वहाँ पर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। डीकॉलोनाइजेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें रिवर्स जो है कॉलोनाइजेशन का वो होता है। मतलब जो कॉलोनियल पावर है वो विड्रॉ करना शुरू कर देती है अपनी कॉलोनीज से। और ये मतलब जो टेरिटोरियल विड्रॉल है उसमें जो कंट्रोल है इकोनॉमिक पावर पर, पॉलिटिकल पावर पर, वो भी यहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाता है और इसे ही हम कहते हैं डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन जैसा हमने डिस्कस किया कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स पर निर्भर कर रहा था। कल्चरल अगर हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर कॉलोनी स्थापित करने पर थी वो थी कि भाई साहब यहाँ पर हम सुपेरियर है, जो यूरोपियन पावर है वो गोरे हैं और वो सुपेरियर है। तो यहाँ पर बेसिकली रेसिज्म यहाँ पर आ रहा था कि जो इन्फेरियर रेस है उन पर रूल करना ये हमारा अधिकार है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा बोला जाता है कि हम गोरे हैं। और यहाँ पर जब डीकोलोनाइजेशन हो रही थी तो शुरू हुआ कि भाई हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, हम भी यहाँ पर रूल कर सकते हैं, हमने यहाँ पर आपके नैरेटिव को चैलेंज किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर डीकोलोनाइजेशन जो उसकी शुरुआत होती है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल सिनारियो में पूरी तरीके से रूल, शासन किया जा रहा था जो ब्रिटिशर्स है, जो यूरोपियन पावर्स है, उनके द्वारा अलग अलग देशों पर। हम सिर्फ यहाँ पर इंडिया के डीकोलोनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूली फ्रीड स्टेट उनको अलाउ किया जा रहा था टू फॉलो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी स्थापित कर पा रहे थे। रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर बिल्ड हो रही थी। जो सिटीजनरी है उनमें एनलाइटनमेंट यहाँ पर हो रहा था, लीडरशिप को एम्पावर किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी।
इकोनॉमिकल फैक्टर अगर हम देखते हैं तो जो यूरोपियन पावर्स यहाँ पर जो रूल कर रहे थे, जो शासन कर रहे थे, जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो वो अब यहाँ पर जब बाहर निकल रहे हैं, तो अब यहाँ पर एक नया जो ट्रेड पॉलिसीज है वो आ रही थी। क्यों? क्योंकि उनको अपना जो ट्रेड उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने जो रूल कर रहे थे उस सिनारियो में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया है, अब उसको भी तो यहाँ पर और चलाना है और यहाँ पर पैसा कमाना है। तो यहाँ पर बायर्स ट्रेड पॉलिसी जो है वो यहाँ पर आ रही थी। मतलब बेसिकली एक नियो कॉलोनियलिज्म जो है उसका यहाँ पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा था। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो इन कंट्रीज में वो ईस्ट वेल कॉलोनाइजर्स के थ्रू हमें देखने को मिल रही थी। नई गवर्नमेंट्स यहाँ पर आ रही थी, लॉबिंग यहाँ पर हो रही थी, है ना, कि भाई ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, हम यहाँ पर निवेश करेंगे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। कॉलोनल पावर टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस थी, तो यहाँ पर जो नए नए बन रहे हैं उन पर भी जो ट्रेड थ्रू रूल करने के लिए यहाँ पर चीज़ें जो है अलग अलग लाई जा रही थी। अब यहाँ पर जो फैक्टर्स जो लीड किए डीकॉलोनाइजेशन के लिए, देखिए यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ भाई, कोर्स का जो मेन मोटो है वो है सीधी बात नो बकवास। क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो लिखनी है मेंस में, तो मेंस के लिए जब लिखना है तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, तो पॉइंट वाइज देना ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर ये 4 पॉइंट आप याद रखिए। जो फैक्टर्स डीकॉलोनाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, पैन नेशनलिज्म एंड आउटसाइड प्रेशर। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि भाई इंडिया वियतनाम में काफ़ी नेशनल मूवमेंट्स हमें देखने को मिले। मतलब 1920 से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े, वैसे तो 1905 से शुरू हो गया था, लेकिन फिर गांधी जी आते हैं 1920 से। जो नेशनल मूवमेंट्स है उसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। फिर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलिए, देन उसके बाद वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलिए, 1942 का वॉर बोलिए। तो इस तरीके से वेरियस जो मूवमेंट्स है वो हमें देखने को मिलती है ना। तो एक्सटेंसिव जो पॉलिसीज है उसमें चेंजेस, ये सारी चीज़ें होती है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद काफ़ी बड़ा इफेक्ट होता है। देखिए जो फेज़ है वो तो ऐसा था कि भाई पहले यूएसए जो है वो यहाँ पर डिकॉलोनाइज होता है, देन उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाद कुछ डिकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, रिवोल्यूशन की प्रोसेस शुरू होती है, एंड देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाती है। जैपनीज सक्सेस इंस्पायर्ड लीडर्स, अवेयरनेस जो स्प्रेड हो रहा था, अटलांटिक चार्टर 1941 का, सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बायपोलर वर्ल्ड वहाँ पर हो जाता है। जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो कोल्ड वॉर की वजह से एक देश किसी एक यूएसए के पास चला जाएगा, दूसरा देश दूसरे देश के पास चला जाएगा। तो ये हमें कोल्ड वॉर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पैन नेशनलिज्म की भावना यहाँ पर डेवलप होती है, ब्रदरहुड की फीलिंग यहाँ पर डेवलप होती है। लोग जो है कंट्रीज में भाई भाईचारा यहाँ पर बढ़ रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। एक्सटर्नल सपोर्ट यहाँ पर लोगों को मिलता है जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद काफ़ी सारे ऐसे देशों के इंडिपेंडेंस में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। आउटसाइड प्रेशर होता है, यूएसए यूएसएसआर एक्टिवली यहाँ पर प्रेशराइज करते हैं कॉलोनल पावर को। तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो डीकॉलोनाइजेशन है वो होना यहाँ पर अब बाकी बाध्य हो जाता है। देन यहाँ पर न्यूली फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस जो हमें देखने को मिलता है, उसका यहाँ पर एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बेसिकली क्या थी कि यहाँ पर हम किसी भी एक की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारा कोर्स है एमएम अकेडमी पर, उस पर हमने डिस्कस किया हुआ है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को डिटेल में। देन यहाँ पर कम्युनिज्म जो है वो यहाँ पर राइज हो जाएगा। तो ये सारे जो डर है इसके तहत हमें देखने को मिलता है डीकॉलोनाइजेशन जो उसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। इंडिया ने इसमें काफ़ी बड़ा योगदान दिया है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डीकॉलोनाइजेशन को काफ़ी सपोर्ट किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के थ्रू अलग अलग देशों को यहाँ पर आज़ादी दिलाई। इंडिया ने इंटरनेशनल ओपिनियन को एक्टिवली मोबिलाइज किया क्योंकि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा चलता था। इसमें इंडोनेशिया, अफ्रीका काफ़ी वोकल सपोर्ट जो है उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया। ट्रूप्स जो है कॉन्गो क्राइसिस में 1960s में वो भी यहाँ पर सेंड किए थे। इंडिया ने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज जो उसको भी एक्टिव रखा था। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पर हम लिख सकते हैं डीकॉलोनाइजेशन के इसमें कि ये एक फोर्स ऑफ गुड था, है ना, कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को लिबरेट किया गया, काफ़ी लोगों को आज़ादी दी गई। और जो कल्चरल प्रोसेस है कंटिन्यू में अभी भी हमें देखने को मिलता है ना। सेल्फ रूल होना चाहिए, कोई किसी के ऊपर बाध्य नहीं होना चाहिए, किसी ने डेप्थ ट्रैप की फिलोसॉफी जो है वो नहीं अपनानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड जो है ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में आज भी जाग रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बाकी देशों को, जो बड़े बड़े देश हैं, उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जाकर उन पर रूल करेंगे, राज करेंगे।
वर्क ऑफ यूएन एजेंसी जो है वो भी यहाँ पर कमेंडेबल है इस रिगार्ड में। वो यहाँ पर जो ओपिनियन है उसको मोबिलाइज करती है। वो यहाँ पर जो दूसरे देश है, अगर किसी और देश पर अगर रूल कर रहे हैं तो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो आज भी ये प्रोसेस जो है वो शुरू है और आगे भी ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है डीकॉलोनाइजेशन। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का और एक लेक्चर हमने यहाँ पर कवर किया है। वीडियो अगर पसंद आते तो शेयर ज़रूर कीजिए। सीधी बात नो बकवास इस सीरीज़ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।